गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार आप सभी को जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की ओर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। जो थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े थे उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, उस तरह का सवाल रहेगा। आज वो डिस्कस करते हैं किस तरह से सवाल पूछा जाता था। हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसमें हमने पढ़ा था कि विद्युत अपघटन कैसे कराया जाता है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड पर क्या होता है, ठीक है। और विद्युत अपघटन कराने पर किसी पदार्थ के एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, ये चीज़ें हमने सीखा था। और सीखा था हमने फेराडे का पहला नियम, फिर फेराडे का दूसरा नियम और विद्युत रासायनिक समतुल्य के बारे में हमने बताया था। फिर आज उसी से रिलेटेड जो हमने पढ़ाया उसी पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं। इस तरह के सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल है कि विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा होने वाली पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है। तो ये फेराडे का पहला नियम था, आपने देखा होगा। फेराडे का पहला नियम कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होती है, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, जब हम किसी विद्युत अपघटनी टैंक में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं यानी क्यू आवेश प्रवाहित कराते हैं, तो कैथोड पर जाकर पदार्थ जमा होने लगती है। क्या होती है? कैथोड पर पदार्थ जमा होती है। और कितनी जमा होगी, है ना, ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आवेश के। ये है फेराडे का पहला नियम, किसके? प्रवाहित आवेश के सीधे समानुपाती होता है। यही था आपका फेराडे का पहला नियम। एम जो होता है वो सीधे समानुपाती होता है किसके? क्यू के। फिर आगे हमने बताया था एम को, ये जो अनुपातिक चिन्ह हटाइएगा तो जेड लगाइएगा, क्यू लगाइएगा। फिर आगे हमने बताया था कि जो क्यू होता है वो किसके बराबर होता है? आई टी के बराबर होता है। तो जेड आई टी होता है मुक्त पदार्थ, ये जमा होने वाली पदार्थ, यहाँ से निकलने वाली जो पदार्थ होगी एनोड से, जो रिलीज होता है, जो निक्षेपित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त या जमा। मुक्त, जितने पदार्थ मुक्त होगा वो सीधे समानुपाती होता है आवेश के। जितना ज्यादा यहाँ आवेश प्रवाहित होगा उतनी ज्यादा यहाँ पदार्थ जमा होगी। अगला है 1 फेराडे यानी 1 फेराडे विद्युत का मान कितने कूलाम के बराबर होता है। यानी पूछा जा रहा है कि आवेश का मात्रक 1 फेराडे लिखेंगे तो इसमें कितना कूलाम होगा। तो आपको पता होगा, बताए थे 96,500 कूलम होता है। 96,500 के करीब में होता है। याद रखिए ये वाला होता है, ठीक है। आगे अगर, अच्छा, इसमें 1 फेराडे का मतलब क्या होता है, आपको बताए थे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, उसी को 1 फेराडे कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फेराडे कहते हैं। 1 मोल में कितनी संख्या होती है? 0.263 इंटू 10⁻, क्या होता है? 23 होता है, ठीक है। इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप पढ़े होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसमें और भी होता है 1.6 जीरो करके कुछ और भी डेटा आता है। जब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो कितना आएगा? 96,000 लगभग में आएगा, 96,500 कूलम में आएगा। याद रखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है उसी को 1 फेराडे कहते हैं, ठीक है। फेराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो ये बताए थे समतुल्य भार से, किसके? समतुल्य भार के, ठीक है ना, रासायनिक तुल्यांकी भार से, ठीक है। रासायनिक तुल्यांकी भार यानी तुल्यांकी भार से क्या होता है? ये संबंधित होता है। तुल्यांकी भार को हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो विद्युत फेराडे का जो द्वितीय नियम था ये किससे संबंधित था? तो ये था आपका तुल्यांकी भार के। याद होगा हमने बताया था कि बहुत सारे सेल में अगर सीरीज में जोड़ दीजिए या समान विद्युत धारा प्रवाहित कराइएगा तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है वो समतुल्य भार के बराबर होती है। सभी पे समतुल्य भार समान जमा होगा। गैल्वेनिक या डेनियल सेल में एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपको ये बता चुके हैं, एनोड के लिए बताए थे। क्या बताए थे? एनोड जो होता है लेफ्ट साइड होता है और कैथोड राइट साइड। ये एनोड हुआ करता था और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है?
ऑक्सीडेशन। कैथोड जो होता था वो राइट साइड हुआ करता था, इसको कैथोड कहते थे, और इस पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन यानी अपचयन। ये तरीका भी बताए थे, एन ऑक्स करके याद रखिएगा, एन ऑक्स, एन ऑक्स, एन का मतलब एनोड, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। इसके लिए तरीका बताए थे, कैट रेड, क्या याद रखिएगा, कैट रेड, कैट का मतलब कैथोड, रेड का मतलब रिडक्शन। तो आपसे पूछा है कि डेनियल सेल हो या कोई भी सेल हो, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अपचयन, अपचयन किस कहां पर होगा, रिडक्शन कहां पर होगा, कैथोड पर होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, कैसा बना होता है, जैसा कि हमने बताया था, ये हमेशा नेगेटिव होता था और ये पॉजिटिव हुआ था किसमें, गैल्वेनिक सेल की बात करें अगर, तो गैल्वेनिक सेल में ये पॉजिटिव होता है कैथोड, और एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल की बात करें तो याद रखिएगा, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या चीज का बना होता है, तो निगेटिव बना होता है, क्या होता है, निगेटिव। और जो धनात्मक होता है वो क्या होता है, वो कैथोड होता है। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है, आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब विद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब गैल्वेनिक सेल की बात किया जाएगा, गैल्वेनिक सेल का, तो याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है, निगेटिव। इसीलिए ये पूछा जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर रट लेते हैं कि एनोड का मतलब प्लस, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी प्लस भी होता है, कभी माइनस होता है। गैल्वेनिक सेल में कैसा होता है, यानी जितने भी सेल पढ़ेंगे, बैटरी पढ़ेंगे, उनमें आप देखिएगा तो निगेटिव होगा। अब कह रहा है, जब जलीय NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है, कैथोड पर क्या प्राप्त होता है। ये हम बहुत बार बता चुके हैं, एक बार और बताते हैं। NaCl एक्वस लेना है, एक्वस का मतलब जलीय होता है, तो इसको तोड़ा जाएगा, तो कैसे टूटेगा, Na प्लस और क्या होगा, Cl माइनस। ये तो NaCl टूटा, एक्वस का मतलब जल होता है, तो वो कैसे टूटता है, H प्लस और क्या, OH माइनस। इसके बाद क्या बताए थे, तो एनोड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, एनोड। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो लिखिएगा ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड का पहला अक्षर ए है, या तो एनायन इस पर जाएगा, ये माइनस वाला यहाँ कोई आएगा। अब माइनस वाला कौन पहले आएगा, तो हमने बताया था आई बाहर कल, कल मतलब क्लोरीन जाएगा, तो यहाँ क्लोरीन माइनस लिखेंगे, यहाँ क्लोरीन का तीर चिन्ह हटाकर लिखेंगे, और इसका एक तरफ इधर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लिख देंगे चार्ज बराबर करने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन हटाया गया। अब दो बनता है, तो यहाँ दो लिखेंगे, यहाँ दो लिखेंगे, और यहाँ दो लिखेंगे। ये सब हम पहला या दूसरा पार्ट में बता चुके हैं। जब इस चैप्टर को ढूंढिएगा तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर में ये चर्चा कर चुके हैं। तो आपसे पूछा है, एनोड पर नहीं पूछा है, किस पे पूछा है, कैथोड पे, तो आप कैथोड के बारे में लिखेंगे। कैथोड पर क्या लिखिएगा, रिडक्शन होता है, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है ना, होता है। अब कैथोड का पहला अक्षर सी है, तो सी मतलब केटायन, केटायन मतलब इन दोनों में जाएगा। अब इन दोनों में कौन जाएगा, तो इसका याद रखिएगा, सोना चांदी का है, यानी गोल्ड होगा पहले, फिर सिल्वर होगा, और फिर कॉपर। तीन चीज को देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या दिखेगा, सोना, फिर देखिएगा गोल्ड, फिर देखिएगा कॉपर। क्या ये तीन में से कोई भी यहाँ है, नहीं है, तो हाइड्रोजन जाएगा, तो हाइड्रोजन लिखेंगे, तीर थोड़ा दूर देंगे, H लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ देंगे। अब ये भी दो बनता है, तो दो यहाँ लिखेंगे, दो यहाँ लिखेंगे, दो यहाँ। तो आपसे पूछेगा कैथोड पर क्या बना, तो कहिएगा हाइड्रोजन गैस बना। कौन सा गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना। और अगर आपसे पूछता कि एनोड पर क्या बना, तो क्लोरीन गैस बना। कौन सा गैस, क्लोरीन। तो ये कहाँ का है, ये एनोड का बना हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। और कैथोड पर कौन सा गैस बना, तो हाइड्रोजन गैस बना। इस पर हम बहुत सारा प्रैक्टिस भी कराए थे, आपके लिए भी दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। फिर से पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में
कैथोड पर क्या जमा होगा। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पिघले हुए कह रहा है, यहाँ पर उस तरह से जलीय नहीं कहा है। तो अब हम बनाएंगे तो केवल यहाँ पर क्या लिखेंगे, NaCl। तो टूटेगा Na+ और किसमें, Cl-। समझ में आ रहा है अंतर। इसके पहले वाले में यहाँ लिखा था जलीय, तो यहाँ पर H2O को तोड़े थे, यहाँ पर जलीय नहीं है इसीलिए केवल Na+। इसमें तो सिंपल है, एनोड पर एक ही है तो जाएगा एक ही, एनोड पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन जाएगा, एनायन। फिर यहाँ क्लोरीन लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। चूंकि ये 2 बनता है इसीलिए 2 लिखेंगे, 2 के फॉर्म में इसका मोलेकुल होता है इसीलिए 2 गो लिखेंगे। यानी क्लोरीन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ये 2 एटम का एक मोलेकुल बनता है। उसी तरीका से किसका लिखेंगे आगे, कैथोड का लिखेंगे। तो कैथोड पे कौन जाएगा, एक ही है सोडियम, तो सोडियम लिखेंगे, तीर थोड़ा दूर देंगे, सोडियम लिख देंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये सोडियम एक धातु है, ये अकेला ही एलिमेंटल फॉर्म में ही रहता है इसीलिए इसको हम 2 नहीं लिखेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कैथोड पर, तो कैथोड पर कौन मिला आपको, सोडियम धातु प्राप्त हुआ। क्या मिला, सोडियम। ठीक है, इसके पहले वाले सवाल में जाइएगा तो सेम क्वेश्चन था, उस पर भी कैथोड पूछा था, NaCl था, लेकिन क्या था, जलीय। तो कैथोड पर देखिए क्या मिला हुआ था आपको, हाइड्रोजन गैस मिला था। अंतर समझ में आया दोनों सवाल में। जलीय कह देगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा, पिघले हुए अवस्था में कहेगा तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है अब पूछ रहा है कॉपर सल्फेट CuSO4 के जलीय विलयन में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके विद्युत अपघटन कराने पर विलयन के पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पीएच कैसे बढ़ता है या घटता है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, अम्ल के बारे में जानते होंगे। अम्ल का जो पीएच होता है वो कम होता है, यानी 7 से कम होता है। आप जानते हैं 7 से क्या हो जाता है, कम होता है। और जो क्षार होता है इसका पीएच क्या होता है, तो इसका पीएच जो होता है वो अधिक होता है, पीएच मान क्या होता है, अधिक होता है, यानी 7 से अधिक होता है। और जिसका बिल्कुल 7 हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है, जिसका पीएच क्या हो, तो पीएच 7 हो। जैसे हम लोग पानी पीते हैं उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। न अम्ल जैसा लगता है खट्टा, न कड़वा लगता है क्षार जैसा। तो जिसका पीएच 7 होगा वो उदासीन होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी विलयन है, कोई विलयन ले लेते हैं जिसका नाम है CuSO4, क्या नाम है, CuSO4, और वो कैसा है, तो कॉपर सल्फेट के जलीय भी कह रहा है, यानी इसमें एक्वस है। एक्वस का तोड़ेंगे, जब इसको तोड़िएगा तो ये बनेगा Cu2+ और यहाँ बनेगा SO4 2-। क्लियर है। और एक्वस का मतलब होता है H+ और क्या होगा, OH-। ठीक है, अगर किसी विलयन में H+ अगर दिखे तो वो अम्लीय ज्यादा होगा, H+ की संख्या ज्यादा, अम्ल ज्यादा होगा, अम्ल अधिक होगा, अम्ल की पीएच मान कम होगी। जितना कम होगा पीएच मान वो प्रबल अम्ल होगा। सवाल में आपको यहीं पे पूछा जा रहा है कि अगर आपको H+ दिखेगा तो वो अम्ल ज्यादा अच्छा होगा, प्रबल अम्ल होगा, उसका पीएच मान घटेगा। और अगर H+ आपको नहीं दिखेगा विलयन में, इस अभी जो रिएक्शन कराएंगे इसके अंतर्गत, अगर H+ नहीं बचा रहा तो वो अम्लीय कम हो जाएगा। अम्ल प्रबल होगा, अच्छा अम्ल होगा तो पीएच मान घटेगा। यानी यहाँ पर आंसर देखिए, पीएच मान बढ़ेगा, पीएच मान घटेगा, ये 2 ऑप्शन होगा, या पीएच अपरिवर्तित रहेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हो सकता है। अगर इसके दौरान, इस रिएक्शन में अभी जो हम बताने जा रहे हैं, जो आप करते आ रहे हैं एनोड कैथोड, अगर उसमें अगर ये H+ खर्च हो जाता है तो H+ यहाँ नहीं रहेगा तो उसका पीएच पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर H+ दिखाई देगा तो समझिए उसका पीएच क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान घटता है जब वो प्रबल होता है, H+ ज्यादा होता है। देखिए ऐसे, ये जो है केटायन है तो कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर प्लस वाला जाने जाएगा। इसमें 3 गो धातु चेक कीजिएगा। सबसे पहले चेक कीजिए क्या इसमें सोना है, यहां पर नहीं है, चांदी है, नहीं है, कॉपर है, कॉपर है, तो कॉपर चला जाएगा, बच क्या जाएगा, H+, यानी ये बचा हुआ रहेगा। यानी इस विलयन के अंदर आपको H+ इस तरीका से बचा हुआ दिखाई देगा। H+ जितना ज्यादा रहेगा
अम्ल उतना प्रबल होगा, उसका पीएच मान उतना ही कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे बताया, समझ में आया? अगर ये H+ यहाँ जाता और H+ रिएक्शन कर लेता इस तरीका से, H+ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते यहाँ पर और 2 लिख देते। अगर यहाँ से H+ गायब हो जाता, यानी इस विलयन के अंदर से H+ गायब हो जाता, तो उस स्थिति में पीएच मान पे घटता बढ़ता वाला कहानी नहीं होता, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ H+ बचा रह गया, कॉपर ही चला गया वहां, क्योंकि कॉपर का अपचयन भी हो ज्यादा है, तो उस स्थिति में H+ बचा रह गया। H+ जितना ज्यादा रहेगा, अम्ल उतना प्रबल होगा, उसका पीएच मान उतना ही क्या होगा, घट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, पीएच मान घट जाएगा। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर कौन सी, कैथोड हम बताए थे, कैथोड का पहला अक्षर क्या होता है, सी। तो यहाँ से कैट रेड लिखते थे, याद है ना? रेड का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब अपचयन। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, ये सब आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, याद रखिएगा। आसान आसान से शब्दों से हमने बताया था। 1 मोल एल्युमिनियम आयन को, हाँ ये इस तरह का सवाल है जो पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, चर्चा करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि 1 मोल एल्युमिनियम आयन Al3+ को एल्युमिनियम धातु में अपचयित करने के लिए कितने फेराडे का आवेश की आवश्यकता होगी। सवाल ये कह रहा है, आपको इधर जो भी है समझ में आए चाहे नहीं आए, वो आपको ये कह रहा है कि जो एल्युमिनियम है इसको एल्युमिनियम धातु में बदल देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चार्ज कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कितना है, 0 है। ये ऑक्सीकरण अवस्था घट रहा है, इसको अपचयन कहेंगे। इस स्थिति में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, 3, क्योंकि 3 माइनस, ये जो 1 माइनस है 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 माइनस होगा, यहाँ 3 प्लस है, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए 0 आ गया, इसको हम अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जोड़ना अपचयन कहलाता है। आपसे पूछ रहा है कि इस एल्युमिनियम को धातु में बदलने के लिए कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसके आगे नंबर कितना है, 1 है, इसके आगे नंबर कितना है, 3 है, इसके आगे नंबर कितना है, 1 है। ये जो नंबर आगे सामने दिखाई दे रहा है ना, इसको हम मोलों की संख्या कहेंगे। यानी 1 मोल एल्युमिनियम 3+, 3 मोल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, फिर 1 मोल एल्युमिनियम बोलेंगे। आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1 मोल हम किसको ले जाएं, 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को अपचयन करते हैं, इसका नाम है अपचयन। यहाँ लिखा भी है अपचयन, अपचयन के लिए इसको 1 मोल है यहाँ पर, इसको अपचयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऐसे लिखेंगे 3 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ पर जो नंबर है वो, चूंकि ये मोल बोला जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये सब मोल को बताता है। ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 1 मोल है। तो 1 मोल को ले जाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 मोल। और अभी थोड़ा देर पहले बता चुके हैं हम कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, ये बहुत बार बता चुके हैं, एक बार और बताते हैं, उसको 1 फेराडे कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 फेराडे कहते हैं। कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, इतना। तो यहाँ कितने मोल है, 3 मोल है। तो हम कह सकते हैं, ये अलग से बताए हैं, ये कह सकते हैं कि 1 मोल एल्युमिनियम को अपचयन करने के लिए कितना होगा, 3 फेराडे चार्ज की जरूरत होगी। कितना हो जाएगा, 3 फेराडे। और फेराडे का मतलब कितना होता है, 96,500 कूलम। जब भी चाहे तब गुना कर दीजिएगा। तो इस तरीका से सवाल पूछा जाता है। कॉपर का भी पूछा जाता है, आगे बताएंगे। देखिए एक और आ गया, कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ Ag+ है, ये Ag+ है, ठीक है। तोड़ेंगे तो इसको बदलना है किस में, Ag में। जाहिर सी बात है, यहाँ 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ हमेशा अपने मन से 1 लिखा जाएगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल क्या है, 1 मोल Ag+ को क्या करना है, अपचयन करने के लिए, अपचयन करना है तो कितना आवेश चाहिए,
तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल का मतलब कितना होता है, 1F होता है या 96,500 कूलम होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए, 1 मोल जो Ag है, इसका जो मोलिकुलर मास आणविक द्रव्यमान होता है, परमाणु भार होता है, उसको हम लोग एमडेस से सूचित करते हैं, वो हमेशा 1 मोल का होता है। तो कह रहा है, देखिए इसका बिलियन में 108 ग्राम, 108 ग्राम जो लिखा है ना, ये इसका क्या है, इसका अणुभार है। यानी 1 मोल Ag प्लस कहे या सिल्वर कहे, तो सिल्वर का परमाणु भार कितना होता है, 108 होता है। तो अगर हम ये कहें आपसे कि 1 मोल सिल्वर कहिए चाहे 108 ग्राम क्या कहिएगा, सिल्वर, बात बराबर है। यानी इसी को तो कहते हैं मोल। 108 ग्राम क्या लाइएगा, ये पर मोल होता है। देखिए इस तरीका से लिखा रहता है अणुभार, है ना। 1 मोल का द्रव्यमान 108 ग्राम होता है। तो ये सिल्वर हो या कोई भी हो, मान लीजिए कि हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम, तो ये कितने का होता है, तो 1 मोल कार्बन का होता है। वही बात है, यहाँ वही तो लिखे हैं, 1 मोल सिल्वर लिखिए चाहे 108 ग्राम सिल्वर लिखिए, बात बराबर है। वही पूछा हुआ है। वो कभी कभी द्रव्यमान में कंफ्यूज कर देता है, तो कहेगा कितना आवेश की जरूरत पड़ेगी, सिल्वर का परमाणु भार कितना है, 108। ये 108 खाली नहीं लिखा जाता है, 108 ग्राम और नीचे में लिखा रहता है मोल। 1 मोल अगर परमाणु लाइएगा सिल्वर का, तो उसका वजन होता है 108 ग्राम होता है। तो हम समझ गए, 1 मोल कहता या 108 ग्राम कहता, कितने आवेश की जरूरत है, 1 फेराडे का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 फेराडे हो जाएगा। ठीक है समझ में आया किस तरह से। एक और इस तरह से आएगा सवाल, बताएंगे। और यदि 2 अलग अलग विद्युत अपघटय के विलयनों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांक भार, यही तो बताए थे फेराडे का द्वितीय नियम, क्या होता है, रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। कौन सा नियम है ये, तो फेराडे का द्वितीय नियम है। फेराडे का कौन सा नियम, सेकेंड लॉ होता है। याद रखिएगा कि जब बहुत सारे सेल को सीरीज में जोड़ा जाए या समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित किया जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थों का जो रासायनिक तुल्यांकी भार जो है उसको बराबर होता है, उसके समानुपाती होता है। जलीय CuSO4 विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर जमा होती है, लेकिन जलीय MgSO4 विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर मैग्नीशियम जमा नहीं होती है। कह रहा है कि जब आप इसका विद्युत अपघटन कराते हैं, किसका, तो CuSO4 का, है ना। जब आप क्या लेते हैं, एक्वस CuSO4, तो कह रहा है कि कैथोड पर कॉपर जमा होता है। कैथोड पर कौन जमा हो जाता है, कॉपर लेकिन वही रिएक्शन में अगर जलीय MgSO4 लेते हैं, तो आपको मैग्नीशियम जमा होते हुए नजर नहीं आता है। मतलब यहाँ कॉपर है तो कैथोड पर कॉपर जमा हो रहा है, यहाँ मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम जमा नहीं होता है। इसका क्या कारण है, यही पूछा जा रहा है। तो ये आप सीरीज में याद कीजिए। हमने बताया था, सीरीज बताया था कि सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले गोल्ड याद रखिए, फिर याद रखिए सिल्वर, फिर याद रखिए कॉपर। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। तो जब आप CuSO4 का करा रहे थे, एक्वस CuSO4 का, तो ये टूटेगा तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, और एक्वस का H प्लस और OH माइनस। ठीक है, जब कैथोड की बात कीजिएगा, कैथोड पर केटायन जाएगा। इन दोनों में कौन जाएगा, तो सबसे पहले गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर कॉपर। तो हमें कॉपर दिख गया तो कॉपर चला जाएगा और ये बन जाएगा कॉपर। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, क्लियर, कॉपर जमा हो गया। लेकिन जब यही घटना आप करते हैं एक्वस किसके साथ, MgSO4 के साथ, तो ये टूटता है तो बनेगा Mg2 प्लस, और ये टूटेगा बनेगा SO4 2 माइनस। और यहाँ एक्वस है, जल है, तो जल हमेशा इस रूप में टूटता है ना। जल हमेशा कैसे टूटता है, तो H प्लस और क्या, OH माइनस। अब हम क्या करेंगे, कैथोड लिखेंगे, कैथोड पर प्लस वाला ले जाएंगे, तो ये दोनों में से कौन जाएगा, उसके लिए हम बताए हैं
सबसे पहले गोल्ड देखिए है यहाँ पे, नहीं है। सिल्वर है, नहीं है। कॉपर है, नहीं है। हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ले जाएंगे। हाइड्रोजन को ले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और यहाँ हाइड्रोजन 2 के रूप में बनेगा, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यही कह रहा था कि जब कॉपर सल्फेट को ले जाते हैं तो कैथोड पर कॉपर मिल जा रहा है, लेकिन जब MgSO4 ले जा रहे हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम का क्या होता है, अपचयन विभव जल से या हाइड्रोजन से कम होता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम का क्या होता है, जल से क्या होता है, कम होता है। अधिक नहीं रहता, अधिक रहता तो खुद चला जाता, ठीक है ना। यही सवाल का आंसर होगा। जो ज्यादा व्याकुल होगा वही जाएगा। विद्युत अपघटन की दर किस पर निर्भर करती है? फैराडे का पहला नियम है, विद्युत अपघटन जो होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा या आवेश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विद्युत धारा या आवेश पर निर्भर करता है। ये फैराडे का पहला नियम था। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये तो कई बार बता चुके हैं, 96,500 कूलम होता है। इस यही होगा, जब इसको गुना कीजिएगा तो यही होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर। ये इस साल का सवाल भी है, ये इस साल बोर्ड में पूछा हुआ है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ये अभी नहीं पढ़ाए हैं तो आगे चलकर ये बताएंगे। ये हमेशा 0 होता है, हाइड्रोजन का वोल्टेज 0 माना जाता है। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव सवाल, जो कि हम लोग अभी तक जो पढ़े थे उससे रिलेटेड हमने बताया अभी तक का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानक अपचयन विभव किसे कहते हैं, अपचयन विभव किसे कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं। ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव था, और भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लाएंगे आगे, जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।